मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग तय हो गया है, लेकिन क्या इसका भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लाभ होगा? नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि अब चुनाव में 3 महीने बचे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन ने निर्णय ले लिया है कि मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाए। मंत्रिमंडल में जो 4 मंत्रियों की सीट खाली हैं उन्हें भरने की कोशिश शुरू हो चुकी है। खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश में बिंद क्षेत्र से एक व्यक्ति को लिया जाए, महाकौशल से एक को लिया जाए और बुंदेलखंड से एक को लिया जाए। नाम भी लगभग क्लियर हो गए हैं। बिंद से राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। महाकौशल से डॉक्टर गौरीशंकर बिसेन को मंत्री बनाया जाना लगभग तय हो गया है और बुंदेलखंड से नाम चल रहा है या तो राहुल लोधी को लिया जाए या फिर महाकौशल के जालिम सिंह को लिया जाए, क्योंकि ये लोधी समाज से आते हैं, बिसेन ओबीसी से आते हैं और राजेंद्र शुक्ला सब्र समाज से यानी ब्राह्मणों से आते हैं। तो ये तमाम सारे समीकरण अभी बन रहे हैं। हमने इस पूरे मुद्दे पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी से समझने की कोशिश की है कि आखिर 3 महीने पहले मंत्रिमंडल विस्तार की आवश्यकता क्यों पड़ी है और वास्तव में इसका क्या लाभ होगा। हमें गिरिजा शंकर जी ने बड़े विस्तार से समझाया है। आप भी समझिए कि ये मंत्रिमंडल विस्तार क्यों किया जा रहा है। सुनिए और समझिए वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी के मुख से। गिरिजा शंकर जी, मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वास्तव में ये जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है इसका फायदा क्या होगा और इतना लेट नहीं हो गए ये लोग? कैबिनेट विस्तार जो भी हो रहा है, मुझे लगता है कि इसका चुनाव से बहुत ताल्लुक शायद नहीं है, क्योंकि जो बात हम और आप जानते हैं समझते हैं कि महीने 2 महीने का कार्यकाल बचा है आचार संहिता लगने के पहले का, तो उसमें कोई मंत्री बनकर कितना कुछ कर पाएगा, तो ये बात राजनेता नहीं समझते, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे राजनीति में कंपल्शंस होते हैं जिसकी वजह से इस तरह के फैसले होते हैं। और जहाँ तक किसी समाज को प्रतिनिधित्व देना है या किसी एरिया को प्रतिनिधित्व देना है या क्षेत्रीय संतुलन बना के रखना है, ये जो अवधारणा है ये बहुत पुरानी हो गई है और मैं समझता हूँ कि 70 के दशक की अवधारणा है और इसका चुनावी राजनीति से बहुत ताल्लुक नहीं है। हमने कई मौक़ों पर देखा है कि जिन नेताओं को इस अपेक्षा के साथ सरकार में पद दिए जाते हैं कि उससे उनके समाज का वोट उस पार्टी को मिलेगा, ऐसा वास्तव में होता नहीं है। तो ये जो सोच है, मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ कि किसी क्षेत्र को या किसी जाति को या किसी समाज को आप सरकार में कोई पद दे दें या उनको प्रतिनिधित्व दे दें तो वो समाज उससे प्रभावित हो जाएगा और वो उस पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा या उनको समर्थन करेगा। ऐसा होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि कैबिनेट का जो विस्तार हो रहा है कल, वो पार्टी के कुछ आंतरिक समीकरण हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि राजेंद्र शुक्ला की जहाँ तक बात करते हैं अपन, ये जब सरकार बनी तब से ही ये माना जा रहा था कि उनको कैबिनेट में होना चाहिए था, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। और विंध्य में जिस तरह से सफलता बीजेपी को 2018 के चुनाव में मिली थी, तो उसके बरक्स भी ये देखा जा रहा था कि वहाँ से राजेंद्र शुक्ला कम से कम या कुछ और लोग भी वहाँ से मंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बीच बीच में आपने देखा होगा खबरें आती रहीं कि कैबिनेट का विस्तार होगा और राजेंद्र शुक्ला को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन न तो सरकार में, न संगठन में, न कहीं और उनको कोई जिम्मेदारी दी नहीं गई। और बिंद एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है बीजेपी के लिए, खासकर चुनाव की दृष्टि से, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी को एक तरह से कांग्रेस का सफाया हो गया था वहाँ पर। तो ऐसे में राजेंद्र शुक्ला को लिया जाना, मुझे लगता है कि उसी क्रम में उनको ये मौका दिया जा रहा है, लेकिन ये वाकई बहुत लेट हो गया है, ये बात तो मानना पड़ेगा।
गिरिजा सिंह जी, एक मैसेज जा रहा था जाने अनजाने में कि अमित शाह जी के यहाँ संभालने के बाद जो पूरे सत्ता सूत्र उनके हाथ में चले गए हैं, उसके बाद में शिवराज जी कमजोर होंगे। लेकिन जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है तो उसमें तो जितने भी मंत्रियों के नाम हमें अभी सुनने में मिल रहे हैं सभी प्योर शिवराज जी के लोग हैं। आपको नहीं लगता कि यदि यही नाम रहे कैबिनेट विस्तार में तो शिवराज जी मध्य प्रदेश में और ज़्यादा ताकतवर बन के उभरेंगे? देखिए, 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी सरकार के अगुवा हुए, तब से ये अटकलें चलती रही हैं कि उनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का तालमेल ठीक नहीं है और ऐसा होगा और वैसा होगा। लेकिन 9 साल जितनी मतलब मुखरता के साथ उन्होंने पार्टी के साथ और पार्टी नेताओं के साथ जो उनका तालमेल रहा, वो सारे अनुमानों को खारिज करता है। 2020 में जब सरकार कांग्रेस से गिरी और बीजेपी की सरकार दोबारा बनी, तो मैं समझता हूँ किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि चौथी बार शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, लेकिन ये मिला। तो इसलिए ये तमाम जो अनुमान हैं कि अमित शाह आकर जो टेक ओवर किया है उन्होंने, उससे मुख्यमंत्री कमज़ोर हुए। मुख्यमंत्री जो इतने लंबे समय तक हैं और जिनका इतना व्यापक जनाधार आज भी बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये केवल अनुमान ही हो सकते हैं। अमित शाह का जो इंटरवेंशन है चुनाव में, वो बहुत ही लॉजिकल इंटरवेंशन है। आप देखेंगे कि पिछले दो महीने से करीब वो 4-5 विजिट जो उनकी हुई है, उसमें उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ केवल बैठकें की है और उनके साथ लंबी लंबी बैठकें, लंबी लंबी चर्चाएं करके पार्टी को गियर अप करना चुनाव के लिए, ये हाईकमांड के लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि यदि पार्टी में किसी तरह का बिखराव, किसी तरह का इनर कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा, तो ऐसी पार्टी के लिए चुनाव में जाना चुनौती और बढ़ा देता है। तो पहली प्रायोरिटी हाईकमांड की या अमित शाह की ये थी कि पार्टी को चुनाव के लिए, पार्टी को, पार्टी संगठन को, पार्टी नेताओं को और नीचे लेवल तक कार्यकर्ताओं को उनमें एक तैयार करना, उनको उनमें जोश भरना और चुनाव में उनको पूरे उत्साह के साथ जाएं। तो वो काम अमित शाह जी ने किया है। तो जाहिर है कि जब उनका इंटरवेंशन है थोड़ा बढ़ा, तो ये अनुमान बहुत सहज रूप से लगा लिया गया कि इससे मुख्यमंत्री कमज़ोर होंगे या मुख्यमंत्री की जो अथॉरिटी है वो कमज़ोर होगी। ऐसा होने का कोई सवाल था ही नहीं। ये अनुमान तो पहले भी गलत थे और आज भी वो गलत हैं। और मैं समझता हूँ कि जो चुनाव बीजेपी लड़ेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री तो शिवराज जी हैं और मेरे बगल में बैठे हैं और वो इतने मेहनती मुख्यमंत्री हैं। तो ये इसके बाद मैं नहीं समझता किसी अनुमान की गुंजाइश है। बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे पर, उनके काम पर, उनकी मेहनत पर ही विधानसभा चुनाव में जाएगी और जो भी बाकी जो हाईकमान के नेता हैं या बाकी और नेता हैं, उनका इस तरह का जो उनकी सक्रियता है उस चुनाव में जरूर रहेगी। एक आखिरी सवाल इसी विषय पर है कि मध्य प्रदेश में अभी कम से कम 25 से 30 विधायक बीजेपी के ऐसे हैं जो मंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं। यदि मात्र 2, 3 या 4 मंत्री बनाए गए तो आपको नहीं लगता कि उन विधायकों में असंतोष होगा? जैसा अभी हम देख रहे हैं, उम्मीदवार बनने के बाद जो उम्मीदवार 39 घोषित हुए हैं, जिस तरह करीब 15 या 20 सीटों पर वहाँ विद्रोह और बगावत जैसे हालात हैं, इससे भी कोई विरोध तो शुरू नहीं हो जाएगा? विधायकों के बीच में हलचल नहीं शुरू हो जाएगी? क्योंकि कई अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक विद्रोह या बगावत की बात है, तो ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। मैं 67 से चुनाव देखता आ रहा हूँ मध्य प्रदेश का। हर चुनाव में, हर मुख्यमंत्री के कैबिनेट बनने पर जब आप अंदाज लगाइए कि जब अर्जुन सिंह की कैबिनेट बनी तो 220-224 विधायक उसमें कांग्रेस के थे। जाहिर है कि ऐसे मौके पर जब पहली बार कैबिनेट बनती तब भी ये संभव नहीं होता कि बहुत सारे लोगों को एकोमोडेट किया जाए, तब भी बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। आगे एक्सपांशन या रिशफल में भी बहुत से दावेदार या जो चाहते हैं कि हमको वहाँ मौका मिले, ऐसे लोग होते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा कोई असंतोष या बगावत जैसी कोई स्थिति है।
टिकट बंटने पर पार्टियों में भगदड़ मचना, विरोध करना या विद्रोह करना, ये जैसी चीज़ें होती हैं। कई बार दलबदल भी जो इसी से इनकरेज होता है कि टिकट वितरण में जो जिनको मौका नहीं मिलता वो। लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स में, पार्टियों के चुनावी प्रॉस्पेक्ट्स में बहुत फ़र्क पड़ता हो, ऐसा नहीं है। बहुत थोड़े बहुत कुछ नेता ऐसे होते हैं कि जिनका अपना व्यक्तिगत बहुत जनाधार बहुत मजबूत होता है, और वो जब पार्टी छोड़ते हैं या कहीं जाते हैं तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब आप ये देखिए कि ऐसे नेता कितने बचे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो पार्टी के प्लेटफॉर्म से बाहर होकर अपने दम पर चुनाव जीत सकें। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा असंतोष या किसी तरह के विद्रोह की गुंजाइश है। थोड़ी बहुत हलचलें होंगी, और वो हर चुनाव में, हर पार्टी में होता है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गिरिजा शंकर जी, जिनका साफ कहना है कि मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें हैं या जो होने वाला है उसका चुनाव पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन की अंदरूनी रणनीति जरूर है। क्या है ये आप समझने की चीज़ें हैं, आप और हम सब समझते हैं क्यों हो रहा है, लेकिन इसका चुनाव पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, गिरिजा शंकर जी ने साफ साफ कहा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार का चुनाव में कोई फायदा नहीं होगा और ना ही इसका चुनाव से कोई संबंध है। ये पूरा जो मंत्रिमंडल विस्तार है या ये जो कवायद है, ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।